बख्तियार खिलजी 1193 में भारत की सबसे प्राचीन नालंदा महावीरा यानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पर आक्रमण कर देता है। नालंदा पर यह आक्रमण करके बख्तियार खिलजी प्राचीन भारत के सबसे बड़े खजाने को नष्ट कर देता है। निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार करने के बाद वो इस यूनिवर्सिटी में मौजूद सबसे अनमोल खजाने को भी नहीं छोड़ता। क्या था नालंदा में रखा अनमोल खजाना और क्यों खिलजी ने इस खजाने को नष्ट किया था? और सबसे बड़ी बात, बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला ही क्यों किया? क्योंकि ये ना तो किसी राजा का किला था और ना ही ऐसा कोई मंदिर जहाँ हीरे मोती या जवाहरात हों। नालंदा तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाली एक यूनिवर्सिटी थी। इन सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। नालंदा पर हुए आक्रमण के बारे में जानने से पहले नालंदा के बारे में जानना जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि नालंदा महावीरा का उदय 5वीं शताब्दी में हुआ था। इस तरह नालंदा विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। आज के हिसाब से इसकी लोकेशन देखी जाए तो ये बिहार में है। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा नाम का एक शहर है। इसी जगह पर थी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ना अलम दा, जिसका अर्थ होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि नालंदा की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपको बता दें कि चीनी यात्री हुएनसेंग और इत्सिंग ने भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है। ह्यूनसेंग 7वीं शताब्दी में नालंदा आए थे और इसकी स्थापना का श्रेय उन्होंने गुप्ता वंश के शासक कुमार गुप्ता प्रथम को दिया था। इसके अलावा सेंग लिखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स और 1510 शिक्षक एक साथ रहते थे, यानी ये एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। ये यूनिवर्सिटी एक बुद्धिस्ट शिक्षण संस्थान जरूर थी, लेकिन यहाँ हर धर्म के लोग दूर दूर से पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा की प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ जापान, चीन, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्सिया, तुर्की और श्रीलंका से भी छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। क्योंकि ये शिक्षण संस्थान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, इसीलिए बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म से जुड़ी शिक्षा दी जाती रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बुद्धिज़्म के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, मेडिसिन, ड्रामा जैसे सब्जेक्ट्स की शिक्षा भी दी जाती थी। ये भी माना जाता है कि नालंदा में उपनिषदों के कुछ ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स भी मौजूद थे। इस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कोई फीस नहीं देनी होती थी। ये यूनिवर्सिटी उस वक्त के राजाओं और धनी लोगों द्वारा दिए गए धन से चलती थी। यहाँ पढ़ने वालों में हर्षवर्धन, वासुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुना, पद्मसंभव और ह्यूनसेंग जैसे बड़े नाम शामिल थे। ऐसा भी माना जाता है कि प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ आर्यभट्ट एक समय यहाँ के कुलपति रहे थे। ज्ञान का केंद्र नालंदा लगभग 800 सालों तक ऐसे ही फलता फूलता रहा, लेकिन 12वीं शताब्दी में अचानक ही ये अतीत के अंधेरों में खो जाता है। नालंदा के इस तरह समाप्त हो जाने की कहानी बड़ी रोमांचक है, तो चलिए जानते हैं। नालंदा पर हुए आक्रमण। आपको बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी को 1-2 नहीं बल्कि 3 बार नष्ट किया गया था, जिसमें 2 बार इसे फिर से रिबिल्ड कर लिया गया था। लेकिन तीसरे आक्रमण के बाद इस यूनिवर्सिटी का पूरी तरह विनाश हो गया था। नालंदा पर सबसे पहला आक्रमण 455 से 467 एडी के बीच स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ये आक्रमण मिहिरकुल के नेतृत्व में हुनास ने किया था। हुनास मध्य एशिया में बसी एक ट्राइब को कहा जाता था, जिन्होंने खैबर दर्रे के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। गुप्ता एम्पायर के समय में यानी 4th to 6th सेंचुरी के बीच हुनास ने भारत को इन्वेड किया था। हुनास के आक्रमण के बाद नालंदा बुरी तरह तबाह हो गई थी, लेकिन स्कंदगुप्त के वंशजों ने न सिर्फ इसका पुनर्निर्माण करवाया, बल्कि इसे पहले से बड़ा और भव्य बना दिया। नालंदा पर दूसरा आक्रमण भारत के अंदर से ही होता है। ये आक्रमण 7वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल के गोदार राजवंश के द्वारा किया गया था। इस आक्रमण के बाद भी
बुद्धिस्ट किंग हर्षवर्धन ने इस यूनिवर्सिटी को फिर से बनवा दिया था। लेकिन तीसरा आक्रमण जो कि तुर्की के इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने किया, वो नालंदा के लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ। खिलजी के नालंदा पर आक्रमण की कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो आइए जानते हैं नालंदा पर खिलजी ने अब तक का सबसे घातक आक्रमण क्यों किया था। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। उसने हर उपाय करके देख लिया था। उसने हर हकीम से इलाज करवाकर और हर दवा को खाकर देख लिया था, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी सेहत ठीक होने की बजाय खराब होती जा रही थी। तभी किसी ने खिलजी को सलाह दी कि नालंदा महावीरा के मुखिया राहुल श्रीभद्र उनकी इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। पर बख्तियार खिलजी की सोच बहुत कट्टरवादी थी। उसे किसी गैर मुसलमान से इलाज करवाना मंजूर ही नहीं था। लेकिन जब उसकी सेहत लगातार बिगड़ने लगी तो उसने सोचा कि एक बार राहुल श्रीभद्र को बुलाने में क्या हर्ज है। इसके बाद राहुल श्रीभद्र को बुलाया जाता है। वो खिलजी की जांच शुरू कर देते हैं। अब खिलजी उनके सामने एक शर्त रख देता है कि वो उनकी दी हुई दवा नहीं खाएगा। राहुल श्रीभद्र के सामने समस्या आ खड़ी हुई थी कि वो बिना दवा के खिलजी का इलाज कैसे करें। खिलजी ने दवा ना खाने की बात कहकर राहुल श्रीभद्र को एक तरह से चैलेंज कर दिया था। पर फिर भी राहुल श्रीभद्र खिलजी को ये भरोसा देते हैं कि उनकी सेहत में जल्दी ही सुधार हो जाएगा। वो खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसके कुछ पन्ने रोजाना पढ़ो। खिलजी ऐसा ही करता है और देखते ही देखते उसकी सेहत सुधरने लगती है। दोस्तों, असल में राहुल श्रीभद्र कुरान के उन पन्नों पर दवा लगा देते हैं और कुरान पढ़ते हुए वो दवा खिलजी के शरीर में जाती रहती है और उसी दवा के प्रभाव से खिलजी की तबीयत ठीक हो जाती है। पर जब खिलजी को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे इस बात से सदमा लगता है कि नालंदा के इन शिक्षकों के पास इतना ज्ञान कहाँ से आ गया जो मुस्लिम हकीमों के पास नहीं है। बस फिर क्या था, खिलजी फैसला करता है कि वो इस ज्ञान के सोर्स को ही हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। नालंदा पर आक्रमण। दोस्तों, खिलजी जिस ज्ञान के सोर्स को ख़त्म कर देना चाहता था वो था नालंदा की लाइब्रेरी। इसी लाइब्रेरी में मौजूद किताबें ही उस ज्ञान का सोर्स और वो खजाना थी जिसने खिलजी को जीवन तो दिया था पर उसकी सोच पर प्रहार भी किया था। नालंदा के पास उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज। ये लाइब्रेरी 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतों से मिलकर बनी थी। इसके 3 भागों के अलग अलग नाम थे जिन्हें रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नासागर नाम से जाना जाता था। नालंदा की इस लाइब्रेरी में 90 लाख से अधिक किताबों का संग्रह था जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं था। खिलजी को पता चल गया था कि यही किताबें हैं जो नालंदा के शिक्षकों को ज्ञान देती हैं और इसीलिए वो नालंदा पर 1193 एडी में आक्रमण कर देता है। खिलजी के सैनिक नालंदा पर बुरी तरह टूट पड़ते हैं और निहत्थे शिक्षकों, विद्यार्थियों और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी जाती है। इस कत्लेआम के बाद नालंदा की लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है। प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज सिराज अपनी किताब तबाकित नसीरी में इस बाबत लिखते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी में मौजूद उन किताबों को पूरी तरह जलने में 3 महीने लग जाते हैं। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नालंदा की उस लाइब्रेरी में जो किताबों का खजाना मौजूद था वो कितना बड़ा था। यहाँ मौजूद बहुत सी किताबें ओरिजिनल फॉर्म में थी जिनकी कोई कॉपी कहीं अवेलेबल नहीं थी। उन किताबों और ज्ञान के भंडार को कभी रिकवर नहीं किया जा सका। क्या नालंदा को फिर से खड़ा किया जा सकता है? खिलजी ने नालंदा में जो तबाही मचाई थी उसकी भरपाई करना नामुमकिन सा है, क्योंकि नालंदा की उन किताबों में मौजूद वो ज्ञान उस समय का था जब हमारी सभ्यता, कला, चिकित्सा और खगोलीय ज्ञान पूरी दुनिया में सबसे आगे था। खिलजी ने नालंदा को इतनी बुरी तरह से तबाह किया था कि उसे दोबारा रिबिल्ड करना असंभव था और वहाँ मौजूद किताबों के खजाने के बिना ये करना बेतुका ही था। खिलजी ने अपने आक्रमण से न केवल नालंदा बल्कि बिहार में मौजूद 2 और यूनिवर्सिटीज़ विक्रमशिला
और उदंतपुरी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। नालंदा को नुकसान पहुंचाकर खिलजी ने न सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाया था, बल्कि पूरे विश्व को उस ज्ञान से वंचित कर दिया जिससे मानव जाति का उत्थान हो सकता था। खिलजी की वजह से हजारों वर्ष पुराना ज्ञान का भंडार नष्ट हो चुका था। नालंदा में मौजूद किताबों को तो फिर से रिकवर नहीं किया जा सकता, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट नालंदा महावीरा को फिर से एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की कोशिश जरूर कर रही है। इसे एजुकेशन हब बनाने का आइडिया सबसे पहले 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने प्रपोज किया था, जिसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 के तहत भारत सरकार ने इसे कानूनी जामा पहना दिया। जाने माने इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन को यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन भी बनाया गया। साल 2014 से नालंदा में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अपनी पुरानी ग्लोरी तक पहुंचने के लिए नालंदा को बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। पर हमें भरोसा है, क्योंकि इसी धरती से जब एक बार हमने ज्ञान का सृजन किया था तो दोबारा भी हम ऐसा कर सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।